हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका बच्चों नाम है गॉस थ्योरम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे तो उनमें से गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा बार पूछा गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि गॉस थ्योरम हमें बताती क्या है, और बच्चों साथ ही साथ गॉस थ्योरम की यहाँ पर प्रूविंग भी देखने वाले हैं। तो दोनों को मतलब यदि 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप उसको फुली करके आओगे। चलिए बच्चों, समझते हैं गॉस थ्योरम होती क्या। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय दैट द सरफेस। तो बच्चों आप समझते हैं इसका मतलब क्या, हमें क्या बताना चाह रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सुंदर से एक डायग्राम बना लेंगे। सुंदर से एक डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम कहे का बनेगा, एक क्लोज्ड सरफेस बनेगा। कैसा है? क्लोज्ड सरफेस। इसके अंदर बच्चों एक चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस बच्चों पास आउट हो रही हैं, ये सारी हैं। और भी आप बना सकते हो, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से पास आउट हो रही हैं। इन इलेक्ट्रिक लाइंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं ये तो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहा गया है, तो गॉस थ्योरम ने मतलब बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई होता है वो क्लोज सरफेस के अंदर रखे चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। मतलब पाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए बच्चों बात समझ में। यही तो बोला है गॉस थ्योरम ने कि यदि हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, और ये एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो इससे पास आउट होने वाला जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सारा का सारा चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गॉस थ्योरम हमसे कहती क्या है। क्लियर हुआ ना? अब बच्चों ये जो हमने यहाँ पर डिराइव किया है, या फाई इक्वल जो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसकी प्रूविंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो बच्चों इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें एक सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फिर इसकी थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, जो कि ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। इसके चारों तरफ आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, तब खींच लेते हैं, ठीक है ना। इसका एरिया यहां पर कंसीडर किया है, एरिया है इसका ए। इस बड़े से एरिया का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया है, ठीक है। इसको हम सेंटर से मैच करा देंगे, इसको हम लोग सेंटर से मैच करा देंगे। अब बच्चों बड़ा से एरिया ए है, तो बड़े से एरिया का छोटा सा पार्ट क्या होगा? ये हो जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इस छोटे से पार्ट को बोलेंगे डी ए, है ना। बड़ा एरिया होगा तो ए, छोटा मतलब उसी का पार्ट होगा तो हम यूज करेंगे डी ए, ठीक है ना। इसकी जो यहाँ से रेडियस, जो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस खींचा है, इसकी रेडियस कंसीडर करेंगे बच्चों आर, और जो कि यहाँ पर आर हम लोगों ने लिया भी है। हाँ बच्चों आर लिया है। और यहाँ पर एक हमने पॉइंट भी लिया है। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है पी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। हमने मान लिया कि एक प्लस क्यू चार्ज है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर? ओ इनसाइड अ क्लोज सरफेस, जो कि क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। लेट डी ए
या बच्चों इसको वेक्टर डीए कर लीजिए। वेक्टर डीए स्मॉल एरिया एलिमेंट सराउंडिंग अ पॉइंट पी ऑन द सरफेस लेट ओपी इक्वल आर। एरिया एलिमेंट may be represented by a vector dA drawn outward along the normal to the element। बच्चों आपको पता होना चाहिए जो वेक्टर डीए होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो इसका यदि यहाँ पर हम लोग एरिया लें, ये वाला एरिया ले रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों वो किधर की तरफ हो जाएगी, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो इधर की तरफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो वेक्टर डीए की दिशा हो जाएगी सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर डीए इसी दिशा में भाई साहब चले जाएंगे। आगे बच्चों देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ओ, मतलब जो प्लस क्यू चार्ज फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, है ना, हम लोगों ने पहले भी कर रखा है कि कोई यदि हमारे पास चार्ज है तो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती क्या है, याद है कि नहीं याद है। तो वेक्टर ई इक्वल बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस का स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान होता है ना, तो पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो आपको बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट पर एक चार्ज को आप कंसीडर कर लें, और चार्ज कैसा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आपको कंसीडर करना है। तो यहां पर बच्चों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है क्यू नॉट, जो कि प्लस क्यू चार्ज है। अब देखिए ये चार्ज, इस चार्ज को जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब जो हमारी वेक्टर डीए की डायरेक्शन थी वही बच्चों हो जाएगी वेक्टर ए की डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्शन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और डीए के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये हो जाएगा ना, कोई भी एंगल बनने वाला नहीं है ना, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने आपको बता दिया है कि थीटा 0 क्यों है ना, दोनों डायरेक्शन सेम होने की वजह से। अच्छे इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देते हैं हम लोग, डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, O2P, है ना, O2 हो जाएगा। आगे बच्चों देखिए, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट डीए। यदि हम लोग उस छोटे से सरफेस डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालें कि कितना पास आउट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू, एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा, मतलब कितना, तो डी फाई, है ना, डी फाई इक्वल हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है कि नहीं बच्चों, तो पता होना चाहिए। अब डी फाई ई इक्वल आपको पता होना चाहिए कि डॉट हटने पर कॉस आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ई ए कॉस थीटा। लेकिन बच्चों हम लोगों ने क्या भी देखा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, और जब थीटा की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भाई साहब फाई डी ई निकलेंगे कितना हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 और थीटा 0 तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये निकलेगा उस छोटे से, कौन से, ये जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हमें तो पूरे के लिए निकालना है कि पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा, ये तो निकालना है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, यदि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हमें उस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब बताते हैं क्लोज्ड क्यों कर रहे हैं और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, दोनों मतलब बताएंगे बच्चों। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऐसी जगह पर लगता है जहां पर सरफेस हमारा क्लोज्ड होता है, ठीक है ना, जहां पर सरफेस हमारा कैसा होता है, क्लोज होता है। और इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को छोटे से बड़ा करने के लिए। यदि कोई वैल्यू छोटी है उसको बड़ा करने के लिए तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए
डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फिलहाल हमारे पास वैल्यू छोटी है, यदि छोटे को बड़ा करना है तो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे टोटल निकालने के लिए, तो हमें चाहिए टोटल फाई ई। तो क्या करेंगे, इन भाई साहब का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फाई ई और क्लोज इंटीग्रेशन, और हमारे पास बच्चों ई डी ए है, ई डी ए फाई इक्वल। तो बच्चों एक काम हम लोग छोटा सी ये करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि फाई ई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूव करना है ना, ये माइंड में आपके होना चाहिए कि हाँ सर ये प्रूव करना है। तो देखते हैं भाई कैसे प्रूफ होगा। तो ई का तो कुछ होगा नहीं, तो ई तो भाई साहब बाहर आ जाएंगे, जो भी कलाकारी होगी डीए पे होगी, ठीक है ना। तो फाई ई इक्वल, बच्चों ई की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाल रखी है, इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इस वाले ई की जगह पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद देखिए, यदि हम लोग बात करें डीए, यदि डीए को हम लोग बड़ा करें तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा ना। और किसका एरिया, स्फेयर का एरिया। और स्फेयर का एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्फेयर। तो बच्चों इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आप लोग को किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो इतना दिमाग पर रखिए कि डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रीजन भी हमने बताया, जबरदस्ती नहीं बताया हमने आपको, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन डीए से निकलेगा ए, है ना। डी जो होगा ना बच्चों, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन जो डीए है ना, आप मान के चलिए मैथ के हैं तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा, दिक्कत नहीं होगी। यदि आप बायोलॉजी से हैं तो दिमाग पे रखिए ये डी से ये क्लोज इंटीग्रेशन कट जाएगा, मान लीजिए दिमाग में रखने के लिए। बचा हमारे पास एरिया सिर्फ, है ना, एरिया बचा। और एरिया को देखें तो कौन सा एरिया लगेगा, स्फेयर का, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ना। नहीं तो इसमें कोई दिक्कत तो ये दिमाग पर रखिए कि डीए को जब बड़ा करेंगे तो हो जाएगा ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी ढेर सारा आपको बता चुके। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाई इक्वल हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था ना, ये तो गॉस भाई साहब हमसे कह रहे थे कि जो फाई ई होता है वो चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, और वही हमने बच्चों प्रूव कर लिया। तो आई होप आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और बच्चों यदि वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।